Today we will discuss about the glossary of linguistics, and this is from the book of George Yule. Uh, जॉर्ज यूल की बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फोर्थ एडिशन है, एंड इट इज एक्चुअली इट्स glossary. The very first term that he has given over here, that is AAVE, and this is the abbreviation of African American Vernacular English. Vernacular क्या होती है? वर्नैकुलर वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है जो कि फॉर्मल वैरायटी नहीं होती, स्टैंडर्ड वैरायटी नहीं होती, जो कि आम लोग जो है वो बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड वैरायटी, नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी जो है वो वर्नैकुलर होती है। तो जहाँ भी ये क्या उसे कहते हैं, ये वाली एब्रिविएशन होगी, इट विल स्टैंड फॉर अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश। क्लियर होगी जी बात? Then comes accent. Accent is the term of sociolinguistics. It basically deals with the personal variety of a speaker. Aspect of pronunciation that identify where a speaker is from in contrast to dialect. Dialect जो होता है, that is the regional variety, and accent is the individual variety of a speaker of a language, you can say. ठीक है, कि जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करते, याद रखें, इसी तरह आपकी जो एक्सेंट है वो भी किसी के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, जो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स है उसके ऊपर जो काम हो रहा है, दैट इज बेसिकली डन थ्रू द एक्सेंट्स। ठीक है, कि आप एक रिकॉर्डिंग के ज़रिए, क्रिमिनल की जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है उसके ज़रिए से आप क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं, उसके वॉइस प्रिंट्स को जो है वो सुनकर आप उसको पहचान लेते हैं। ठीक है, और ये अकूस्टिक फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स के ज़रिए से किया जाता है। फोरेंसिक टेस्ट उसके होते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली verified and it can be attested like that. ठीक है, तो accent is the personal variety, individual variety of a language spoken by the different speakers. ठीक है जी। उसके बाद है acoustic phonetics. I have discussed this branch of phonetics. So before explaining this term, you must know that what actually phonetic is. तो क्या होती है phonetics, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Production and perception of sound. हाँ जी, परसेप्शन और Production and transformation. जी, जो phonetics is the study of production, perception and transmission of speech sounds. ठीक है जी, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स भी कह सकते हैं। हाँ जी, वो भी थोड़ी किसी हद तक आती हैं, लेकिन मोस्टली ये तीन चीजें ही होती हैं। ठीक है जी। और प्रोडक्शन, रिपीट कर। phonetics is the study of production, perception and transmission of speech sounds. ठीक है जी। अब ये जो आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन टेल्स अस अबाउट हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इट इज नेम्ड एज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आगे आ जाएगी, तब भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो दैट सेकंड इज द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, हाउ द स्पीच साउंड आर परसीव्ड, दैट इज डेल्ट इन द ऑडिटरी फोनेटिक्स, वो भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। एंड द थर्ड इज द ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड, दैट इज कॉल्ड अकूस्टिक फोनेटिक्स. So here we are going to discuss about acoustic phonetics. Acoustic phonetics basically deals with the physical properties of a speech sound. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने फ्रीक्वेंसी का नाम सुना होगा, पिच का नाम सुना होगा, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, ये सारी जो हैं दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अकूस्टिक फोनेटिक्स।
और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम मेयर किससे करते हैं, उनको मापने के लिए हम एक जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है परात। ये आटा गूंदने वाली परात नहीं है, प्लीज उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है जी। ये एक्चुअली दिस इज अ सॉफ्टवेयर टू जज, टू कैलकुलेट, टू मेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड एंड इट्स नेम इज परात, PRAAT, ठीक है जी। तो अकूस्टिक फोनेटिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। क्लियर है जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सही, इसको रिपीट कीजिएगा। Acoustic phonetics deals with the physical properties of speech sounds। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी साउंड्स जो होती है वो क्योंकि वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसका एम्पलीट्यूड भी होता है, इसकी पिच भी होती है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है जी। तो उनको मेजर करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है परात। क्लियर होगी बात? जी सर। Then comes acquisition। Acquisition मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है, कल के लेक्चर में भी बात हुई थी acquisition एंड लर्निंग की। तो ये दो टर्म्स हैं। एक्विजिशन जो है दैट इज द ability, development of ability in a first or second language by using it naturally in communicative situation। कि एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब आप कोई लैंग्वेज जो है वो अपने सराउंडिंग से, नेचुरल एटमॉस्फेयर से, नेचुरल सेटिंग से सीख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। और ये फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो एक्वायर की जाती है, समटाइम्स सेकंड लैंग्वेज भी एक्वायर की जाती है, अदरवाइज जो आपकी L2 होती है वो जो है वो लर्न की जाती है, ठीक है। एक्विजिशन के और लर्निंग के अलग अलग जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जिसमें उसको जो है आप सीखते हैं। तो दोनों का मतलब सीखना ही होता है। एक्विजिशन जो है वो सीखते हैं हम नेचुरल सेटिंग से, विदाउट एनी जो आप कहते हैं कि किसी भी मतलब अपनी खुद से एफर्ट के बगैर भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। और लर्निंग जो है उसमें हमें खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, क्लासरूम्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं, थिंग्स लाइक दैट, जैसे आप इंग्लिश सीखते हो। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद है एक्रोनिम्स। ये भी बड़ी मशहूर टर्म है, ठीक है, और कई दफा पेपर में भी इसके बारे में पूछा गया है, एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन। तो आप लोगों को कोई आइडिया है कि क्या होते हैं एक्रोनिम्स और क्या होती हैं एब्रीविएशंस? समटाइम जो बहुत बड़ा वर्ड होता है उनके डिफरेंट वर्ड से बना हुआ एक नेम होता है, उसके फर्स्ट लेटर्स ले लिए जाते हैं तमाम के और उनसे एक शॉर्ट एब्रिविएशन तैयार कर ली जाती है इजी फैसिलिटेट करने के लिए। जी मीन वाक्ता जी, a new word formed from the initial letters of other words। कि आप उन वर्ड्स के जो कि उसका पार्ट हैं उनके इनिशियल लेटर्स को आप लेते हैं और उनसे एक नया वर्ड बना लेते हैं। अगर तो वर्ड जैसे नासा न्यूज़ है। हाँ जी, जैसे नासा है, ये मतलब जो है ये एक्रोनिम है, और इसी तरह वापडा है, वो भी एक्रोनिम है। तो अगर वो वर्ड ना बने तो फिर वो एब्रीविएशन हो जाती है, अगर वर्ड बन जाए तो वो एक्रोनिम कहलाता है। होप यू हैव गॉट द आइडिया। उसके बाद है एक्टिवाइज। ये ग्रामर की टर्म है, यू आर वेल अवेयर। सर जी सर, एक्रोनिम और एब्रिविएशन में कोई डिफरेंस है? जी, डिफरेंस है ना, कि जब वर्ड बन जाता है, वर्ड फॉर्म हो जाता है तो वो फिर एक्रोनिम कहलाता है। जब वर्ड नहीं बनता तो वो फिर एब्रीविएशन, जैसे MNA है, वो वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इसी तरह वापडा है, ये वर्ड बन रहा है। अब वर्ड बनने के प्रोसेसेस जो है वो आपको पता ही है, सिलेबल
के हवाले से जो उसकी फॉर्मेशन है, अगर तो वो वर्ड बन रहा है तो फिर वो एक्रोनिम कहलाएगा, अगर वर्ड नहीं बन रहा तो फिर वो एब्रीविएशन कहलाएगा। ओके क्लियर है सर, जी थैंक बात? यू। एक्टिवाइज, ये ग्रामर की टर्म में आप बचपन से ही जो है इसका इस्तेमाल करते आए हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही स्टोल इट इन कंट्रास्ट टू द पैसिवाइज, कि वो ही स्टोल इट का मतलब है उसने ये चुराया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है। तो स्टोल यहाँ पे जो है वो आपका वर्ब है, और जो एक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है, जब वो एक्टिवली कोई काम कर रहा होता है तो उसको एक्टिवाइज कहते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है या तो आपका मिसिंग हो या वो काम उससे करवाया जा रहा हो तो फिर वो पैसिवाइज होता है। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद है एड्रेस टर्म, अ वर्ड और फ्रेज फॉर द पर्सन बीइंग टॉक्ड और रिटन टू, कि वो वाले अल्फाज या फ्रेजेस जिनके ज़रिए से लोगों को पुकारा जाता है या लोगों को लिखा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है आपकी अगेन ग्रामर की टर्म है, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है जी। एडजेक्टिव्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव जो है ये इसम सिफ्त होता है। अ वर्ड सच एज हैप्पी और स्ट्रेंज यूज्ड विद अ नाउन to provide more information। तो जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसकी क्वालिटी को बयान करने के लिए, उसकी जो क्या उसे कहते हैं फॉल्ट को बयान करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमेशा नाउन की खसलत को बयान करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को या उसके फॉल्ट को बयान करते हैं। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब्स बेसिकली वो वाले अल्फाज होते हैं such as slowly, rarely, used with a verb or adjective to provide more information, जो कि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लोली है या रेयरली है, और ये वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ यूज किए जाते हैं, उनको एडवर्ब कहते हैं। इनको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि ये बड़ी जो है वो फेमस टर्म है और बड़ी ऑर्डिनरी और आप कह लें कि फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स हैं, इसलिए। उसके बाद अफेक्टिव फैक्टर, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, इसको हम देखते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट इज affective factors, emotional reactions such as self-consciousness or negative feelings that may influence learning। ये वो वाले फैक्टर हैं जो कि आपकी लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग को या तो बूस्ट करते हैं या फिर उसको जो है वो कम करते हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स भी हो सकती हैं, और ये जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी लर्निंग को। लर्निंग बहुत सी तरह की होती है, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से उसने इफेक्टिव फैक्टर्स को बयान किया है। इमोशनल रिएक्शंस हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज लर्निंग को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद है अफिक्स। ये टर्म भी मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई है बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ भी। अबाउट मॉर्फीम सच एज अन और एडेड टू अ वर्ड। याद रखें, ये जो अफिक्स होता है ये बाउंड मॉर्फीम होता है। जैसे अन आप शुरू में लगाते हैं, उसको बनाने के लिए ईडी आप लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, ठीक है, वो आगे जब टर्म आएंगी तो आई विल एक्सप्लेन देम। तो यहाँ पे अफिक्स और अफिक्सेशन। अफिक्सेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडिंग सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, ठीक है जी। और अफिक्स वो बाउंड मॉर्फीम होता है जो कि आप किसी भी वर्ड के साथ ऐड करते हैं। जैसे आपने वर्ड लिया अनरेस्ट,
इसमें अन जो है वो आपका अफिक्स है और एड भी आपका अफिक्स है। तो ड्रेस जो है वो आपका फ्री मॉर्फीम है, ठीक है। फ्री मॉर्फीम का आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दैट कैन एग्जिस्ट अलोन, जो अकेला रह सकता है, जिसे मैंने शादीशुदा और गैर शादीशुदा बंदे की एग्जांपल से आपको समझाया था। तो आई थिंक यू कैन रिकॉल दोज वर्ड्स इन योर माइंड। उसके बाद एफ्रिकेट। एफ्रिकेट की डेफिनेशन कल हमने जब प्लॉसिव्स को डिस्कस किया था तो उस वक्त पे मैंने आपको बताई थी कि एफ्रिकेट्स और प्लॉसिव्स में सिर्फ फर्क है कि क्लोयर के रिलीज का। जब आपका क्लोयर जो है वो सडनली रिलीज होता है तो वो प्लॉसिव्स हैं। जब आपका क्लोयर जो है वो स्लोली रिलीज होता है तो वो एफ्रिकेट्स है, ठीक है। इतना सा फर्क मैंने आपको बताया था। The consonant produced by stopping then releasing the airflow through a narrow opening, जो भी आपकी माउथ कैविटी है उसके रास्ते से हवा जो है वो निकलती है, ठीक है, और वो स्लोली निकलती है। The first and last sounds in church, जैसे मैंने बताया था इंग्लिश में दो एफ्रिकेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और मतलब जो है च और ज, ठीक है। अब ये साउंड च नहीं हम बोलेंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे? च। ये स्टार्ट में भी है और एंड में भी है, जो वर्ड उसने यूज किया है चर्च का। तो वो वाली साउंड्स जिनमें आपका क्लोयर जो है वो रिलीज होता है किसके साथ? स्लोली, आहिस्तगी से, ठीक है। और अगर वो एक्सप्लोसिवली या सडनली रिलीज होता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्लॉसिव या स्टॉप्स। तो कल हमने स्टॉप्स और प्लॉसिव्स को पढ़ा था, इसलिए मैंने इसके साथ रिलेट कर दिया और उसको रिपीट कर दिया। हैव यू पीपल गॉट द आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, then comes, this is again abbreviation, African American English, AAE, a social dialect used by many African Americans in different regions of USA, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लें। उसके बाद है अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश, ये वही है, ठीक है, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है। द कैजुअल स्पीच स्टाइल यूज्ड बाय मैनी अफ्रीकन अमेरिकन एज अ वर्नैकुलर। वर्नैकुलर मैंने बताया है जो स्टैंडर्ड वैरायटी नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। उसके बाद है एजेंट। इस पे बड़ी हमने बात की है कई दफ़ा, एक्सपीरियंसर, एजेंट। और एजेंट होता क्या है? द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज, कि नाउन फ्रेज का जो सिमेंटिक रोल होता है और वो कर क्या रहा होता है? आइडेंटिफाइंग द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन। और वो किसको आइडेंटिफाई करता है? जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है ऑफ द वर्ब इन एन इवेंट, ठीक है, कि किसी भी इवेंट में हर जो वर्ब है उसका एक जो है वो सब्जेक्ट होता है, परफॉर्मर होता है, या जो है वो सिमेंटिक रोल उसका प्ले कर रहा होता है। एग्जाम्पल से आपको बड़ी समझ आ जाएगी। द बॉय किक्ड द बॉल। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें एक्शन क्या हुआ है? किक किया गया है किसको? बॉल को, ठीक है जी। और किया किसने है? द बॉय। तो वो जो द बॉय है वो नाउन फ्रेज है। अभी इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये नाउन फ्रेज कैसे है, नाउन क्यों नहीं है, ठीक है। तो पहले आप समझ लें कि जो ये नाउन फ्रेज है वो आपकी क्या कहलाएगी? एजेंट कहलाएगी, ठीक है जी। और अब नाउन और नाउन फ्रेज में मैं आपको जो है वो फर्क समझा देता हूँ। जैसे बॉय है, अगर बॉय को अकेला आप लिखेंगे तो ये नाउन होगा, इसके साथ आ ऐड कर ले या दा ऐड कर ले, डिटर्मिनर कहलाता है, आर्टिकल भी इसे कहते हैं। अगर ये साथ ऐड करके इसको एज अ होल पढ़ेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज को जब हम खोलते हैं सिंटेक्स में तो एनपी से इसको डिनोट किया जाता है। एनपी को जब हम खोलते हैं तो उसके नीचे एक जो नोड है वो डिटर्मिनर की बनती है और एक नोड जो है वो आपकी बनती है नाउन की। तो द बॉय इज अ नाउन फ्रेज, ठीक है। इट कंटेन्स डिटर्मिनर एंड नाउन। क्लियर होगी जी बात?
जी किसी को कोई Yes, ambiguity है तो यू कैन आस्क। सर होगी क्लियर। उसके बाद है अ ग्रामेटिकल स्पीच या ए ग्रामेटिकल स्पीच। अब एक होती है ग्रामेटिकल और एक होती है नॉन ग्रामेटिकल या ए ग्रामेटिकल भी कहते हैं। ग्रामेटिकल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो, ठीक है, उनको वेल फॉर्म सेंटेंसेस चॉम्स्की ने कहा है, और जिनकी ग्रामेटिकल कोई एरर होता है उसको इल फॉर्म्ड कहा है चॉम्स्की ने, ठीक है। तो अग्रामेटिकल स्पीच, अ टाइप ऑफ स्पीच विदाउट ग्रामेटिकल मार्कर्स often associated with Broca's aphasia। ब्रोका फासिया को जरा साइड पे करके इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो इसलिए शायद आपको समझ ना आए। तो बेसिकली एक ग्रामेटिकल स्पीच वो वाली स्पीच होती है जिसमें कोई ग्रामेटिकल मार्कर्स आप यूज नहीं करते, ठीक है। और ये किस वजह से होती है? ये ब्रोका फासिया की वजह से होती है। आप पहले समझ लें ब्रोका क्या है और फासिया क्या है। बी में जाके आप ब्रोका को भी पढ़ेंगे, ए में आगे फासिया भी हम पढ़ लेंगे। जो आपकी ब्रेन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और जो वो दो हिस्से हैं वो है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर है दैट इज बेसिकली रिजर्व्ड फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। उसमें जितने आपके लैंग्वेज के हवाले से होते हैं रूल्स वगैरह या लर्निंग, वो उसी में होती है। उसके अंदर एक दो हिस्से हैं, एक है ब्रोका एरिया और एक है वेनरिक एरिया। नाम याद रखिएगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रोका, वेनरिक और फासिया के हवाले से 2-3 या कम से कम एक आपका एमसीक्यू जो है वो जरूर सेट होता है हर पेपर में, ठीक है जी। तो इसलिए सर ये ब्रेन की लेफ्ट साइड में दो के 2 पार्ट्स हैं, ब्रोका और, हाँ जी, या राइट साइड के? लेफ्ट हेमिस्फीयर इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है जी। ब्रोका आपको आइडिया हो गया। अफासिया का मतलब होता है किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी, किसी किस्म की जो बीमारी कह लें, कि जिसकी वजह से आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग है या लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन है या कंप्रीहेंशन है वो अफेक्ट होती है, ठीक है जी। उसको अफासिया कहते हैं। ये एक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है। दूसरे लफ्जों में सिंपल वर्ड में आप कहें तो ये बीमारी है। ब्रोकाज अफासिया जो है वो ब्रोका एरिया के अंदर जो बीमारी है जिसमें लैंग्वेज की जो आर्टिकुलेशन है उसके हवाले से जो बीमारी होती है वो आपके स्पीच को जो है वो ए ग्रामेटिकल बना देती है। क्लियर होगी बात? अगर किसी को नहीं समझ आती सर, ये तो पूछ लें। काइंडली दोबारा सर आपने लेफ्ट हेमिस्फीयर के 2 पार्ट्स बताए, एक ब्रोका और सेकंड वन कौन सा था? वेनरिक, ठीक है। वो क्योंकि डब्ल्यू में जाके पढ़ेंगे तो मैंने इधर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब ब्रोका जो एरिया है वो लैंग्वेज की आर्टिकुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ स्पीच से डील करता है, और वेनरिक जो है वो कंप्रीहेंशन से डील करता है। दोनों की बात बता रहा हूँ। तो दोनों में जो इम्पेयरमेंट होती है, अगर तो बोलने में प्रॉब्लम है स्पीच की या वो ए ग्रामेटिकल हो गई है तो वो ब्रोका फासिया की वजह से है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वो वेनरिक फासिया की वजह से होती है। होप यू हैव गॉट द आइडिया। गॉट इट सर, गॉट इट। देन कम्स एग्रीमेंट। आपने हमेशा पढ़ा होगा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट की जो मिस्टेक हैं करेक्शन में आप लोग करते रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी ग्रामर के सिंटैक्टिकल रूल्स हैं उनके अंदर हमेशा जो है आपका सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका वर्ब भी जो है वो उसी के हवाले से ही आएगा, ठीक है जी।
तो agreement, the grammatical connection between two parts of a sentence as in the connection between a subject and the form of verb. जैसे कैथी loves chocolate. अब कैथी जो है आपका verb है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या एस का इजाफा करते हैं, ठीक है जी। तो ये एग्रीमेंट जो है, अगर ये कैथी है तो कैथी सिंगुलर है, अगर कैथी एंड जॉन होता तो फिर हम लव ही लिखते क्योंकि वो प्लूरल हो गया। क्लियर होगी बात? यस सर। उसके बाद है एलोमॉर्फ, ये मॉर्फोलॉजी की टर्म है। जो आपके मॉर्फीम के वेरिएंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एलोमॉर्फ्स, ठीक है, वन ऑफ द क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ मॉर्फ्स, ठीक है जी। कि जो जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, आप एक वर्ड बनाते हैं कैट, उसका प्लूरल क्या करेंगे? कैट्स, ठीक है जी। आपने एस लगाया और एस ने कौन सी साउंड प्रोड्यूस की? सा साउंड। उसके बाद आपने क्या किया? आपने वर्ड लिखा डॉग और उसके साथ एस लगाया तो वो बना डॉग्स, ठीक है जी। अब जब डॉग्स बना तो वही सा साउंड जो है वो ज की साउंड दे रही है, एस जो है वो ज की साउंड दे रहा है। समझ आ रही बात की? उधर सा की साउंड आ रही है, एस जो है वो स की साउंड दे रहा है, इधर एस जो है वो ज की साउंड दे रहा है। और आगे अगर आप चलें तो आप कहते हैं जी डिशेज, इसमें आपका एस जो है वो इज की साउंड दे रहा है, आई जेड की साउंड दे रहा है। तो देखें वो आपका जो मॉर्फीम है वो एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट प्लेसेस पे साउंड जो है वो डिफरेंट दे रहा है। तो ये वो जो तीनों आपके वेरिएंट्स हैं वो एस साउंड के एलोमॉर्फ्स हैं। तो एलोमॉर्फ्स आर द वेरिएंट्स ऑफ मॉर्फीम। बात समझ आ गई? यस सर। उसके बाद है एलोफॉन्स। एलोफॉन्स जो है ये फोनेटिक्स फोनोलॉजी की टर्म है। जिस तरह मॉर्फीम के वेरिएंट्स होते हैं इसी तरह फनीम के भी वेरिएंट्स होते हैं। फनीम जो सिंगल साउंड्स होती हैं, ट्रेंसेस होती हैं, ठीक है, उनके भी जो है वो वेरिएंट्स होते हैं। जो साउंड्स के वेरिएंट्स हैं, द वेरिएंट्स ऑफ फनीम्स आर द साउंड्स आर कॉल्ड एलोफोन, ठीक है। एलोमॉर्फ और एलोफोन में समझ आ गई कि क्या डिफरेंस है? सर एलोफोन्स की एग्जांपल्स दे देंगे आप? हाँ जी, एलोफोन्स जैसे जो पंजाबी है इसमें ज़रा ज़्यादा एलोफोन्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप करते हैं वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, उसको कहेंगे हॉर्स जो है उसको पंजाबी में क्या कहते हैं? घोड़ा, यस ठीक सर। है। हॉर्स, अब ये हॉर्स, हॉर्स ओके, इंग्लिश में हॉर्स। भाई, उसको पंजाबी में क्या कहना है? घोड़ा, यस सर, घोड़ा। ठीक है। अब मैं यहाँ समझा पे आपने कुछ और वर्ड बोला है, हॉर्स समझ आया। अब उसमें अब अगर हम का साउंड जैसे कोई भी वर्ड का से बना लें, का साउंड जो है उसमें जैसे कोई भी पंजाबी का वर्ड बनाएं जो का साउंड से शुरू हो, जैसे काका, ठीक है जी। अब ये का साउंड और वो क साउंड, घोड़ा, घोड़ा, अब उधर भी क साउंड है और इधर भी क साउंड है, ठीक है। लेकिन घोड़ा में जो का साउंड है वो डिफरेंट है इस काका वाली साउंड में। यस सर, उसमें जरा हाँ डेप्थ जी, फील हो रही है वो उसमें। जो है वो का साउंड का वेरिएंट है, वो एलोफोन है का साउंड का। इसी तरह पन और पन, अब ओके, पन यस सर। और पन, अब दोनों में जो है वो फर्क है। तो वो जो प साउंड का वेरिएंट है वो है प, पन, क्योंकि पंजाबी की माझी जो है उसमें वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। अगर शाहपुरी की हम बात करें तो उसमें वेरिएंट्स नहीं, उसमें जो है वो घा
घोड़ा, ठीक है, हम यूज करते हैं और गा साउंड अलग है और वो उसमें नहीं है। तो जो भी साउंड्स के वेरिएंट्स होते हैं उनको एलोफोन्स कहते हैं। खेलो जाओ। उसके बाद है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स अ वे ऑफ राइटिंग इन विच वन सिंबल रिप्रेजेंट्स वन साउंड सेगमेंट, ठीक है, अल्फाबेट्स आपको पता ही है। उसके बाद है अल्टरनेट साइन लैंग्वेज, अ सिस्टम ऑफ हैंड सिग्नल्स यूज्ड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वेयर स्पीच कैन नॉट बी यूज्ड। अब जब आप स्पीच यूज नहीं करते, जैसे बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो उसकी अल्टरनेट लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो अल्टरनेट साइन लैंग्वेज होती है, हाथों के जरिए से बात करके आप अगले को जो है अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, today we have completed first page of glossary, so I hope that you will have the idea of all the terms which I tried to make you understand. If you feel any kind of problem you can ask, ठीक है। और आगे हम इंशाल्लाह in the next class we will have the next page. So thank you so much for bearing me and listening to me. Thank you.